नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एमपी के एग्ज़ाम में अब एमपी जीके नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी कि एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो अभी हाल ही में दोस्तों पटवारी परीक्षा 2023 में पूछे गए हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, ये पटवारी परीक्षा 2023 की ओनली फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए और किस लेवल के क्वेश्चन आए, जो आने वाले दोस्तों आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि जो क्वेश्चन आ गया उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमें वहां पर डिस्कस करना है, वहां पर पढ़ना है, समझना है, ताकि आने वाले सभी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया दोस्तों पटवारी परीक्षा 2023 में कि मध्य प्रदेश की कृषि उपज के लिए चिन्नौर चावल जीआई टैग बन गया है, यह किस जिले से संबंधित है। ये दोस्तों बहुत आसान सवाल था। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंटों ने इसका आंसर सही भी लगाया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो आया था ना। ठीक है, तो याद रखना, जो कृषि उपज के लिए चिन्नौर चावल जो डीआई टैग बना है दोस्तों, ये बालाघाट जिले के लिए बना है। कौन से जिले के लिए बना है? बालाघाट जिले, जिसको हम क्या कहते हैं, तामा नगरी कहते हैं और मैंगनीज नगरी कहते हैं दोस्तों। बालाघाट जहाँ का सर्वाधिक लिंग अनुपात है, वही दोस्तों इसके लिए क्या हुआ है, जीआई टैग बनाया गया है चिन्नौर चावल को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीआई टैग क्या होते हैं। जीआई टैग दोस्तों एक प्रकार क्या होता है, भौगोलिक संकेतक होता है, जो किसी विशेष जगह के उत्पाद को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग, सभी जीआई टैग हम एक ही बार में याद करेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अभी जब इस प्रकार का क्वेश्चन फिर रिपीट होगा तो हम फिर से क्या करेंगे, दूसरे जीआई टैग को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी दोस्तों याद रखना, चंदेरी साड़ी जो है अशोकनगर की है। कहाँ की है? चंदेरी साड़ी को जीआई टैग कहाँ के लिए मिला है? अशोकनगर जिले के लिए मिला है। चमड़े के खिलौने को इंदौर का, बाघ प्रिंट के लिए धार को, ठीक है, महेश्वर साड़ी के लिए खरगोन और कड़कनाथ मुर्गा जीआई टैग कहाँ के लिए मिला है? झाबुआ जिले के लिए मिला है। तो ये पांचों जीआई टैग आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ को कहाँ के लिए, कौन से जिले के लिए जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो याद रखना, शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में हमें पूरी जानकारी पता होना चाहिए। पूरी जानकारी तो पता नहीं हो सकती, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, उस प्रकार की जानकारी कम से कम पता होना चाहिए। तो शंकर दयाल शर्मा का जन्म दोस्तों भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ये भारत के 9वें राष्ट्रपति बनते हैं और भारत के 8वें उपराष्ट्रपति बनते हैं। याद रखना, 8वें उपराष्ट्रपति थे और भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। ये भोपाल राज्य के, जब भोपाल राज्य का गठन नहीं हुआ था 1956 से पहले, तो ये भोपाल राज्य जो था दोस्तों, उसके मुख्यमंत्री भी थे 1952 से लेकर 1956 तक। वहीं दोस्तों कैबिनेट में ये संचार मंत्री भी रहे हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों याद रखना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र 3 राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। कौन कौन से राज्यों के? आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। वहीं दोस्तों राज्यसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा। तो राज्यसभा अध्यक्ष भी रहे हैं शंकर दयाल शर्मा जी। और इनकी जो समाधि स्थल है दोस्तों, कहाँ पर बनाई गई है? कर्म भूमि पर बनाई गई है। इतने पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, और इससे ज़्यादा भी याद कर सकते हो तो मेरे हिसाब से तो कम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जिस हिसाब से चल रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाल बाग महल कहाँ स्थित है? तो लाल बाग महल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बड़ा आसान सवाल था। ठीक है, इंदौर में स्थित है लाल बाग पैलेस। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, इंदौर वालों को तो खासकर पता होगा लाल बाग महल कहाँ था। ठीक है, तो इंदौर में स्थित है लाल बाग महल। ठीक है, अब देखिए लाल बाग महल दोस्तों कहाँ पर है? इंदौर में है। इंदौर किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है। तो लाल बाग महल भी दोस्तों खान नदी के किनारे है। ठीक है, इंदौर किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, होलकर राजवंश जो दोस्तों याद रखना, इसकी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है ये लाल बाग महल। किसका? होलकर राजवंश जो दोस्तों, इसकी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है ये लाल बाग महल। लाल बाग महल का निर्माण की बात करें तो शिवाजी राव होलकर के समय होता है। और याद रखना दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुलाब बाग इसी लाल बाग महल में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा गुलाब बाग कहाँ है, तो बहुत सारे स्टूडेंटों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो याद रखना लाल बाग महल में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। ये था दोस्तों इसका आंसर 1993, ठीक है। लेकिन कई स्टूडेंटों ने इसका आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। 1993 आपको पता है दोस्तों पंचायती राज कितने बार पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो याद रखना, मध्य प्रदेश पंचायती राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में अधिनियमित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में अधिनियमित होता है। इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? तो याद रखना टोटल 15 अध्याय हैं। और मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना 26 जनवरी 2001 से लागू होती है। वही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है पूछे तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? जबलपुर में। ये क्वेश्चन दोस्तों स्टेट फॉरेस्ट पीएससी, ठीक है, कि मेंस में पूछा गया था। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ बना था, है ना। और मध्य प्रदेश पंचायत महिला आरक्षण कितना है? मध्य प्रदेश में महिलाओं को कितना % आरक्षण है? तो 50% आरक्षण। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश ग्रामीण राज्य महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ये सभी से बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों का करना है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी पता करना पड़ेगा, तब जाके आपका कंपटीशन में आप दूसरों से आगे जाओगे, ठीक है। मध्य प्रदेश अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक की होना चाहिए? तो 4 बैठक कम से कम होना चाहिए, मतलब 3-3 महीने के अंतराल में 1 बैठक होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन को मध्य प्रदेश में कहाँ दफनाया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ने पूछ के इनडायरेक्टली पूछा गया था, यानी कि तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है, ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। और तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। और महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी फूलबाग ग्वालियर में है। ये तीनों समाधि याद रखना, ग्वालियर वाली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान अपनी सामरिक भौगोलिक स्थिति के लिए दक्षिण भारत में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन अभी पटवारी परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों बुरहानपुर। बुरहानपुर में असीलगढ़ का किला है ना, ठीक है, उसी को दोस्तों दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। याद रखना, असीलगढ़ का किला बुरहानपुर में है, इसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना कहाँ है? नेपानगर बुरहानपुर में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होगा अगर आपने पहले से एमपीजी के पढ़े होंगे तो। लेकिन मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है। अगर आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान फैक्ट है तो चलो बता दो कि चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? तो याद रखना दोस्तों, यूनानी की बात हो रही है, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में खुला है। खूनी भंडारा क्या है दोस्तों? एक जल प्रदाय व्यवस्था है, ये भी बुरहानपुर में स्थित है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दोस्तों याद रखना, बुरहानपुर का केला चयनित किया गया है। क्या किया गया है? बुरहानपुर के केले को दोस्तों मध्य प्रदेश शासन की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता? अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों स्टैटिक नहीं है, ये क्वेश्चन डायनेमिक है, ठीक है। डायनेमिक कैसे है? अगर आपने मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाता, और अगर नहीं पढ़े हो तो ये क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर है, बघेलखंड का पठार कहाँ पर है, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका मध्य उच्च प्रदेश कहाँ पर होता है, मालवा का पठार कहाँ होता है, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ होती है, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। आपको पता है मालवा इधर है, ठीक है, कम से कम एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मालवा का पठार इधर आता है, ठीक है, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार इधर होता है, बुंदेलखंड यहाँ पर होता है, सतपुड़ा यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये आपका मध्य भारत का पठार हो जाता है ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के आप शहडोल यदि आपको पता रहता दोस्तों, तो शहडोल आपको पता है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है, और ये पूर्वी पठार मतलब बघेलखंड के अंतर्गत आता। तो ये पूछ रहा है नहीं आता, तो शहडोल इसका आंसर हो जाता। बाकी दतिया, छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी ये सभी जिले कहाँ आते हैं? ये बघेलखंड पठार बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड और बघेलखंड में शहडोल, रीवा, सतना ये हो जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मालवा का पठार। अभी तक आपने पढ़े होंगे दोस्तों कि कर्क रेखा मालवा के पठार के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन सिर्फ मालवा का पठार नहीं, बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार के बीचों बीच से भी कर्क रेखा गुजरती है। ये बात भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो मालवा का पठार है। सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार है। गेहूं की डलिया या अन्न भंडार किसको कहते हैं? मालवा का पठार को कहते हैं। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो सतपुड़ा मेघल श्रेणी है, जिस पर दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर सतपुड़ा श्रेणी पर, होशंगाबाद जिले में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है,
जबलपुर में उच्च न्यायालय भवन की शानदार वास्तुकला की प्रभावशाली हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राजा गोकुलदास ने करवाया था। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं ना, ये बहुत आगे जाते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन हर स्टूडेंट कर देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा जबलपुर में उच्च न्यायालय भवन की शानदार वास्तुकला के प्रभावशाली हवेली का निर्माण किसने करवाया था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं। ठीक है, तो राजा गोकुलदास ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है। ठीक है, इसका निर्माण राजा गोकुलदास 1899 में करवाते हैं। इसके वास्तुकार हेनरी इरविन थे, ये बात भी याद रखना है। ठीक है, खंडपीठ इसकी 1968 में 2 जगह खुली है, इंदौर ग्वालियर में, तीसरी भोपाल में प्रस्तावित है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सरोजनी सक्सेना थी। अब देखिए, मैं यहाँ आपको बता दिया हूँ कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, ठीक है, और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? सरोजनी सक्सेना। तो बहुत सारे लोग बाद में क्या बोलते हैं कि सर अभी तक तो मध्य प्रदेश में एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, ये देखिए, प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी महिला जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनी है, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, है ना, महिला न्यायाधीश की बात कर रहा हूँ। ये मुख्य न्यायाधीश, देखिए मध्य प्रदेश में एक भी महिला अभी तक मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ये बात याद रखना। लेकिन यहाँ महिला न्यायाधीश, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश में अंतर होता है ना, ठीक है, वही चीज़ समझना अपन को, है ना। तो सरोजनी सक्सेना न्यायाधीश थी और मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे। इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी बारीक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो बाद में कमेंट करके बताते हो कि सर ये गलत बता दिए, वो गलत बता दिए। ठीक है, मध्य प्रदेश के खालिस्तान में मराठी साहित्य अकादमी स्थित है। अब ये क्वेश्चन आया, आपने सारी अकादमी पढ़े, हिंदी अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी, संस्कृत अकादमी, ठीक है, और आपका तुलसी अकादमी, इसके अलावा आपने कालिदास अकादमी, सारी अकादमी पढ़े और उसने पूछा मराठी साहित्य अकादमी। ठीक है, तो मराठी साहित्य अकादमी भी दोस्तों याद रखना, ये भी भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये भी भोपाल में ही स्थित है। सारी अकादमी लगभग दोस्तों कालिदास अकादमी को छोड़ के मध्य प्रदेश कहाँ पर है? कालिदास अकादमी को छोड़ के सारी अकादमी भोपाल में ही लगभग पाई जाती हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल, कला में 2 शब्द हैं, 1952 के लास्ट में 2 है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, साहित्य में 4 शब्द हैं, 1954 के लास्ट में 4 है, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 भोपाल में खुलती है। ठीक है, कालिदास अकादमी 1977 में उज्जैन में। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 भोपाल। मध्य प्रदेश सिंधी की साहित्य अकादमी 1983 भोपाल। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, यादव राव ने 4वीं शताब्दी, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग हो गया है, 4वीं शताब्दी हो गया, यहाँ 4थी शताब्दी होना था। क्या होना था? 4थी शताब्दी होना था। तो 4थी शताब्दी के बाद के वर्षों में राजगोंड वंश की नींव कहाँ रखी थी? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कम स्टूडेंटों से बनते हैं, लेकिन ऑप्शन इसका जो ऐसा था दोस्तों, इससे देख के बहुत सारे लोग समझ गए थे। ये गढ़ लगा था ना, तो गढ़ से समझ में जाता है यहाँ भी राजगोंड वंश की स्थापना की जाती है, तो गढ़ मंडला या देवगढ़ का किला, इस प्रकार की चीज़ से समझ जाते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंटों ने गढ़ कटंगा समझ के सही आंसर लगा दिए थे, तो गढ़ कटंगा इसका राइट आंसर था। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, गढ़ राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? ये क्वेश्चन अगर आने वाले एग्जाम में आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंटों से नहीं बनेगा। यादव राव को माना जाता है। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा किसकी संतान थी? तो राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी महारानी दुर्गावती। अच्छा, नारी का युद्ध नहीं, ये दोस्तों नरई का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? नरई। ऐसा नरई नाला जबलपुर में स्थित है, वहाँ नरई है, तो नरई का युद्ध पूछता है कब हुआ था? 1564 में हुआ था, अकबर और रानी दुर्गावती के बीच में हुआ था। परमार वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? तो राजा भोज थे। ठीक है, मांडू का शासन बाज बहादुर अकबर के समकालीन था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किसका? मांडू का शासन किसके समकालीन था? मांडू का शासक बाज बहादुर, देखिए मांडू का शासक बाज बहादुर अकबर के समकालीन था, ऐसा है। ठीक है, और जंतर मंतर वेधशाला जो उज्जैन में दोस्तों किसने बनवाई है? सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया है। और हुड़ों को हराने वाले मालवा के राजा कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। हुड़ को हराने वाला मालवा के राजा यशोधर्मन थे, यशोधर्मन ना कि बर्मन। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि कंटिन्यू सीरीज की जाए तो मैं पटवारी की कंटिन्यू सीरीज करूंगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं पटवारी में उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप बोलोगे टॉपिक वाइज पढ़ाना है तो टॉपिक वाइज भी मैं पढ़ा दूंगा। तो स्टार्ट में आप 5 स्टूडेंट जो बोलेंगे मुझे कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए, तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा।
है ना। और अगर आप बोलोगे कि सर पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगवा दो तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज, क्योंकि वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज पढ़ते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छा हो जाता है कि हम इस चीज़ से बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारा ये टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं रह गया है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आप जैसा बोलोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।